जैसा कि आपने फ्लैग किया जिसमें लिखा है कि हम लोग अवेयरनेस के बारे में जानेंगे धोलेरा में, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सो मैं स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के साथ में आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करते हुए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सर स्लाइड विजिबल हुआ? Please continue. Perfect. ओके 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 ओके। सो हम लोग बात करने वाले आज मेरिक इंफ्राटेक को, क्योंकि मैं उनके साथ में एसोसिएट हूँ, तो मैं आज उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए धोलेरा के ऊपर जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। सो जैसा कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, जो कि 1990 की पिक्चर है ना। अगर इस पिक्चर को अगर मैं देखूं तो क्या लगता है, यहाँ पर अगर मुझे कोई बोले कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना है, या फिर मैडम चलो आप यहाँ पर और इस जमीन को देखने चलते हैं और यहाँ पर कुछ होने वाला आगे, तो काफी सारे लोग होंगे, या फिर कोई भी आम आदमी होगा, वो कभी नहीं सोचेगा कि यहाँ पर कोई ऐसा डेवलपमेंट भी होगा, या फिर यहाँ पर हमें जमीन खरीदनी चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर बात क्यों कर रही हूँ कि लैंड में हमें हमेशा हमारी इनकम का जो हिस्सा होता है, कई लोग सेविंग करते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें लैंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हो। अभी एक ये तस्वीर देखेंगे और उसके बाद वाली जो फोटो देखेंगे उसमें आप डिफरेंस देखेंगे तो काफी कुछ हमें नजर आता है। जैसा कि ये, अगर ये तस्वीर क्या वो तस्वीर देख के मैं इसका अंदाजा लगा पाती कि यहाँ पर इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है? लेकिन कुछ लोग थे विजन को रखा, यानी कि वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर लोगों ने काम किया और उस सपने को हकीकत में बनाया। और आज हमारे सामने है दुबई का ये पूरा डेवलपमेंट, जो हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप कंपैरिजन में भी देख सकते हैं। इस तरीके से एक दुबई जो है पूरी तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है ना। अभी सब लोग सोचते हैं ना कि सबसे डेवलप कंट्री कौन सी है, तो अमेरिका सबसे डेवलप कंट्री है, लेकिन वो क्यों डेवलप है? क्योंकि वहां पर वहां की जो सड़कें हैं, वहां की रोड जो है वो बहुत परफेक्ट है, इसीलिए तो कहते हैं, इसीलिए अमेरिका जो है वो बहुत अमीर माना जा रहा है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है अभी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में? तो आज से मतलब कि 1991 से 2008 तक दुबई का पाम जो मेरा जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, जिसका सबने ही नाम सुना हुआ है ना। जिसकी लागत थी लगभग $12 बिलियन की। और अभी वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भी हम लोग लकी हैं कि इंडिया को 2008 के बाद में इंडिया में वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना। हम लोग लकी हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में होगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। जिसकी मतलब ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा बन रहा है। और 2008 की अगर मैं बात करूं तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के सामने कि हमारा जीडीपी जो है वो बहुत लो चला गया था, 4.7 के लगभग था। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिसके कारण कि हमारी जीडीपी जो है वो ग्रोथ करे, उसमें कुछ इंक्रीज हो और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की जा सके, ठीक है। तो वो कैसे, तो इसके लिए जो मेजर फैक्टर है उसमें हमारा बड़ा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वाला, जिसमें 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था, जिसको इंडिया और जापान इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से 50-50% के कंट्रीब्यूशन इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। जिसकी लागत $90 बिलियन है। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की थी कि पाम जो मेरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा था, जिसकी लागत थी 12 बिलियन, और ये $90 बिलियन का है, यानी कि उससे कम से कम 6 से 7 गुना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये। अब ये जो कॉरिडोर है इसमें कितने स्टेट गुजरने वाले हैं हमारे इंडिया के? बात करें तो टोटल उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये टोटल 6 स्टेट हैं जिसके अंदर से हमारा ये कॉरिडोर होके गुजरने वाला है, जिसकी टोटल लंबाई 1480 किलोमीटर है, ठीक है ना, जिसका 70% काम जो है कंप्लीट हो चुका है। ये मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ कि 70% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और कई बार मैं मतलब जैसा कि अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सबको पता है, हम लोग पढ़ा करते थे कभी बुक्स में DMIC के बारे में, है ना, कि ये इस तरीके से डेवलप होगा, तो इस पे क्वेश्चन आते थे गवर्नमेंट में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसका काम उस वक्त से जो चल रहा है वो काफी कुछ डेवलपमेंट की स्टेज पे आ चुका है। तो मेरा कहीं ना कहीं फेथ ज्यादा इसीलिए भी हुआ क्योंकि इन चीजों को हम देख पढ़ चुके थे, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे वो भी हमने देखे थे। सो व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं जीडीपी को। मैं यहाँ जीडीपी की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि 2008 में हमारा जीडीपी बिल्कुल लो हो रहा था, तभी गवर्नमेंट एकदम सत्ते में आई और कुछ एक्शन लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर दो मेजर फैक्टर जो रहने वाले होते हैं, है ना, हमेशा किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का, वो रहता है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन का। जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो टोटल 4 चीजें आती है, लाइक रोड, रेल, एयर एंड सी। अगर रोड की हम बात करें तो 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे है ना, ये बन रहा है यहाँ पर, जहां पर 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर्स रहेंगे, जहां पर ये फैसिलिटीज हमें जगह जगह पर मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है हमारे लिए। नाउ रेल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हम माल, हमारी ढुलाई होती है देश में, अगर हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई माल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाना है, तो मालवाहक गाड़ी की अगर हम बात करें, आजकल लोग क्यों नहीं माल डालते, क्यों नहीं पैसा डालते? रीजन क्या है? क्योंकि वो लेट होता है, टाइम पर डिलीवरी नहीं हो पाती। इसी वजह से हमारी कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहे थे। तो उसी के लिए सरकार ने क्या किया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है गवर्नमेंट, जिसमें कि क्या होगा, अलग होने की वजह से माल जल्दी पहुंचेगा और वहां पर हमें माल की जो है डिलीवरी ज्यादा होने लगेगी, जिसके कारण लोग उसके अंदर माल भी डालने लगेंगे, है ना। और वो डबल कैपेसिटी। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में बात आती है हमारे एयर की, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? अगर हम देखें तो लगभग 8.1% इंडिया की जीडीपी का 8.1%, लगभग 40% जो कार्गो हैंडलिंग होता है वो, और 20% टोटल एक्सपोर्ट इंडिया का, और लगभग 21% इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर कोई है हमारे पूरे इंडिया में, कोई स्टेट अगर ऐसा है तो वो कौन सा है? वो है गुजरात, है ना। गुजरात में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने भी बात की थी आपकी एयर की, है ना, तो सी की बात की तो सी पोर्ट। अब सी पोर्ट के लिए हमने गुजरात को ही क्यों चुना? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कितना बड़ा एक्सपोर्ट, मतलब 40% एक्सपोर्ट कर रहा है ना। अगर यहाँ पर बात करें तो जब सी पोर्ट आता है तो सबसे पहले उसका एरिया देखेंगे कि हाँ कितना बड़ा एरिया हमें मिल सकता है और कितनी वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं। तो सरकार के पास में या इंडिया के पास में दो बड़े स्टेट आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात की अगर बात करें तो 22 किलोमीटर दूर पे खंबात की खाड़ी पड़ती है। तो यहाँ अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं तो गुजरात की जो कोस्टल एरिया है वो महाराष्ट्र से भी ज्यादा, और महाराष्ट्र जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र वैसे भी डेवलप्ड है, वहां पर ऑलरेडी सी पोर्ट है और वो बड़ा बिजिएस्ट रहता है। तो अब बचा क्या? तो वो गुजरात के अंदर वो कोस्टल एरिया जो है वो बहुत सबसे लंबा होता है, इसीलिए यहाँ पर भी गुजरात ने क्या कर ली, बाजी मार ली। बट अब गुजरात की बात आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी ये गुजरात में भी कहाँ? सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, धोलेरा जो एक न्यू एरा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। एक ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगा। ग्रीन ग्रीन का मतलब ही होता है कि एकदम शुरुआत से उसके स्टार्ट होना, जहाँ पर पहले से
कुछ भी नहीं था, और वहां जाकर शुरुआत करना और उस चीज के लिए डेवलपमेंट को शुरू से करना, लाइक वहां पर आप रोड्स को देखो, हर चीज की कनेक्टिविटी को देखें, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, हर चीज से उसको पूरी तरीके से डेवलप, यानी कि इंडिया फर्स्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। ठीक है ना। अगर इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, जो मैंने धोलेरा का नाम लिया अभी, जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं क्यों फैसिनेटेड हो गई थी धोलेरा में, जब धोलेरा प्रोजेक्ट को मैं देखा, तो जब मैं वहां पर गई थी, तो काफी सारे रीजन थे वहां पर कि जब लोग इस तरीके से इसका फ्यूचर बता रहे थे, और हम लोगों ने जब वहां पर जाके देखा, सारी चीजें वहां पर डेवलप हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं बिलीव आना स्टार्ट हो गया। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, तो 100 किलोमीटर दूर है वो अहमदाबाद से ना, धोलेरा और अहमदाबाद की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। वडोदरा से वो लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पे है, और इसी तरीके से भावनगर से सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पे है, और राजकोट से वो सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी भी इसको बहुत अच्छे से मिल रही है। तो धोलेरा जो है, इसका टोटल एरिया जो है एसआईआर का, वो लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें कि सरकार ने, यानी कि गुजरात सरकार ने 2015 में लगभग 33 विलेजेस को एक्वायर किया था, जिसमें से 22 विलेजेस ऐसे हैं जो कि एसआईआर जोन में अभी डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पर काम स्टार्ट हो चुका है ना। अभी जैसे मैंने सी पोर्ट की बात की थी यहाँ पर, तो जो हमने ग्रीनफील्ड, जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट वहां पर बन रहा है ग्रीनफील्ड, उसकी उसकी जो बात की थी, अगर वहां पर मैं सिर्फ अपने इंडिया की अगर बात करूं, जो ऑलरेडी डेवलप है, जहां की दिल्ली की बात अगर हम करते हैं, दिल्ली में जो कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर 3 टर्मिनल है, जिसमें एक पर 8 कार्गो होल्ड हो सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम धोलेरा की बात करें, तो यहाँ पर जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होगा, हाँ, तो बहुत सारे टर्मिनल जो है वहां पर बनेंगे, और बहुत उसकी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अब धोलेरा की अगर हम बात करें ना, तो ये किस तरीके से डेवलप होने वाला है, लाइक टोटल डेवलपमेंट एरिया जो है वो 570 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, और इसका जो फेजेस है, ये 3 फेजेस में कंप्लीट होने वाला है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ठीक है, जिसमें से कि फेज 1 जो है वो 2024 तक कंप्लीट होने वाला है, जिसमें से टीपी 1 और टीपी 2 का काम चालू है, जिसमें कि एक्टिवेशन जोन रहेगा। फेज 2 की अगर बात करूं, तो T3 and 4, जिसका कि टोटल एरिया होगा 127 स्क्वायर किलोमीटर, और फेज 3 जो है वो 2042 तक कंप्लीट होगा, जिसका टोटल जो एरिया रहेगा वो 142 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, यानी कि ये टोटल 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इसका एक्टिवेशन जोन है। अभी मैंने बात की थी आपसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये इतनी अच्छी तरीके से डेवलप होने वाला है, यहाँ पर इस तरीके का फ्यूचर है ना। तो कई बार क्या होता है ना, एसआईआर जो है, ये जो लागू हुआ था, ये क्यों लागू हुआ था, और इतने बड़े एरिया में, गुजरात जैसे, ये मैं सिर्फ गुजरात की बात भी ना करूं, मालूम है, अगर पूरी इंडिया की भी बात करूं, क्योंकि जब जीडीपी नीचे जाती है और जब सरकार कुछ सोचती है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, तो इंडिया के पास में बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं, बहुत सारी जमीन ऐसी है जो कि यूज में ही नहीं आ रही है ना। जैसा कि धोलेरा, अभी एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो यूज में नहीं आ रहा है, इसीलिए वहां पर अगर किसी को इन्वेस्ट करने के लिए लेकर आना है, तो वो अपनी सेफ्टी देखेगा कि भाई मैं कैसे वहां पर सेफ हो सकता हूँ। तो सरकार ने कितना अमेजिंगली एक एक्ट लेकर आई 2009 में। ये हम लोग जब पढ़ा करते थे कंपटीशन एग्जाम में, तो कंपटीशन एग्जाम में आता था कि एसआईआर एक्ट कब लागू हुआ और वो क्या काम करेगा, स्पेशल क्लासेस लग के हमको पढ़ाया जाता था। तो यहाँ जाके मुझे बिलीव आया कि हाँ, जब एसआईआर एक्ट लागू हुआ और उसके तहत अगर कोई इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, तो हमारे लिए कितना सेफफुल होगा। दूसरा, ये जब एक्ट आया, तो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात, वो लेकर आई, और वहां पर जो इन्वेस्टर्स आएंगे, वो लोग सेफ रहेंगे, इसलिए वो एक एक्ट के तहत हम लोग रहेंगे अगर वहां पर जाते हैं तो। अब लेकिन ये सारी बात हो गई, लेकिन फिर भी एसआईआर तो इंडिया में बहुत सारे हैं ना, बहुत सारी जगह पे सरकार जो है इसके ऊपर काम कर रही है,
लेकिन हम लोग इन्वेस्ट हम धोलेरा में ही क्यों करें? ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हाई राइज इन लैंड प्राइस है ना, वो भी 10 टाइम्स जाएंगे और वो भी विद इन 10 ईयर्स होगा। और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पर, जो कि लार्जेस्ट होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली पे सिर्फ एक कार्गो है जिस पर 3 टर्मिनल है, और एक टर्मिनल पर 8 कार्गो होल्ड हो सकते हैं, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो बनेगा, जहाँ की तकरीबन 64 कार्गोज होंगे, टर्मिनल्स होंगे। तो आप सोचिए वहां पर कितने कार्गो होल्ड होंगे और कितनी फास्ट तरीके से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना कि ये स्मार्ट सिटी वो भी हाई टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगी। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि पूरे एशिया में एयरबस और बोइंग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, जिससे कि, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो एशिया के बाहर हैं। जैसे बोइंग और एयरबस जो है ये सबसे बड़ी कंपनियां, नंबर 1 कंपनियां हैं जो कि बड़े बड़े पार्ट्स बनाती है, लाइक एरोप्लेन वगैरह के। लेकिन एशिया में अभी तक इनका कोई भी प्लांट नहीं है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं। हम लोग बहुत लकी हैं कि ये 2 बड़ी कंपनियां और इसकी जैसी बहुत सारी कंपनियां जो है वो धोलेरा जैसी सिटी के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स या अपने प्लान्स को डालने वाली है। जैसे कि एविएशन जोन की बात करें तो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एविएशन एकेडमी, फ्लाइट्स, और इन सब के लिए जो चाहिए रहेगा, लाइक ये कंपनियां अपने बड़े बड़े रिसर्च और प्रोजेक्ट्स वहां पर डाल के इन सब चीजों को डेवलप करेगी। ठीक है, और धोलेरा का जो सी पोर्ट है वो तो कोस्टल बाउंड्री, मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा बाउंड्री मिल रहा था है ना इसको, प्रपोज पोर्ट एलिमेंट, यानी कि ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट हो गया हमारे लिए वहां पर, क्योंकि धोलेरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर ही खंबात की खाड़ी पड़ती है ना। तो यहाँ पर सी पोर्ट कितना अच्छे से काम कर पाएगा, क्यों इतना डेवलप होगा और क्यों फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये की पॉइंट है कि हम यहाँ पर इतना बड़ा कोस्टल बाउंड्री मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कार्गोज जो है वो होल्ड हो पाएंगे। और मेरा सबसे ये मेरा बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे ही नाम आता है सोलार एनर्जी या सोलार मतलब प्लांट का, तो क्योंकि एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस, तो हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बड़ा सुना है, क्योंकि आगे आने वाले इन फ्यूचर टाइम में इंडिया क्या पूरे ही वर्ल्ड में हमें रिन्यू पावर सप्लाई हो रही है। ये जब मैंने देखा तो मैं काफी फैसिनेट हुई और मैंने डिसीजन उसी वक्त ले लिया था कि नहीं, यहाँ पर कुछ होने वाला है और मुझे भी यहाँ पर कुछ करना ही है। यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट, जहां पर कि 5000 मेगावाट की एनर्जी का पावर जनरेशन आज हो रहा है। यानी कि लगभग बिहार जैसे स्टेट में दिन भर की जो बिजली सप्लाई यानी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई की जो जरूरत पड़ती है वो आज की तारीख में वहां पर हो रही है। और ये अभी एक छोटा सा फेज वहां पर डेवलप हुआ है, अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट बाकी है जो कि होना स्टार्ट हो चुका है। सो और ये मैंने बात की थी सोलार की, इसी तरीके से सेमिकॉन सिटी हमारी धोलेरा बनने वाली। गुजरात ने अभी अभी अपनी पॉलिसी अनाउंस की है कि वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आ रही है, और वो पूरा डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें कि मतलब आप सब ने वेल नोन है कि वेदांता जैसी कंपनी ने वहां पर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और 2025 से वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, तो आने वाले टाइम में इंडिया में मतलब मोबाइल जो है बहुत सस्ते हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये चिप जो है ये हमारे यहाँ बनने लगेगी, तो हम लोग कितना अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये मैंने बात की थी सिर्फ वेदांता की, लेकिन टाटा जैसी कंपनी अपना केमिकल प्लांट डालने वाली, लिथियम बैटरी का प्लांट बनने वाला है, सोलार पावर पावर प्लांट बनने वाला है। यानी कि एयरबस जैसी कंपनी जो है वो अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेके आने वाली है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां रहेगी। अभी अगर मैं
धोलेरा की बात करूं तो इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेगी, जिसका काम ग्राउंड लेवल से, जीरो से, एक तो पहले से सिटी बनी थी उसमें कोई अमेंडमेंट करके काम करें तो वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन ग्रीन फील्ड यानी कि वो बिल्कुल न्यू सिरे से एकदम नए तरीके से बन के हमारे सामने, हम उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो जिस तरीके से धोलेरा की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से कितना हाईटेक होगा वो, क्योंकि वहां पर एरोस्पेस एंड डिफेंस उसकी फैसिलिटी रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया पूरा डेवलप हो रहा है ना, तो वहां पर फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से उसके द्वारा उसको डेवलप किया जाएगा। सोलर इंडस्ट्री जिस तरीके से मैंने अभी बताया आपको, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल्स की बहुत सारी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो, फूड्स, हैवी इंजीनियरिंग, मेनी मोर, बहुत सारी चीजें, जिसके कारण ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। सो ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां, ये एयरबस, बोइंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वेदांता, अडानी, राफेल जैसी कंपनियां यहाँ पर आ रही। मैं मतलब ये तो बहुत कम के नाम गिनाए हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट धुलेरा में आकर अपना मतलब ग्रोथ करने वाले हैं, और हमारी जो लाइफ होगी वो किस तरीके की होगी धुलेरा के अंदर। ये तो मैंने आपसे बात की सिर्फ प्रोजेक्ट पे, चलो मैंने स्लाइड बना लिया होगा, मैंने आपको बता दिया होगा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, या इस तरीके की कंपनी, लेकिन क्योंकि मैं वहां पर जाके आई, जमीनी हकीकत जब हम देख के आए, ये एक्चुअल इमेज जो है आपको ये दिख रहा है, ये बिल्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पर है, जिसका कि ये जो इतना बड़ा सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी, जिसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो पूरा संचालन जिसको आप कह सकते हैं, वो एबीसीडी बिल्डिंग से होगा। यहाँ सेंसर के द्वारा पूरी सिटी को कनेक्ट किया जाएगा, और हर चीज मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल मिनटों का काम सेकंडों में होने वाली चीज एबीसीडी बिल्डिंग से गवर्न होगी। ये गुजरात ट्रेड सेंटर जो है, ये मतलब द इंजन फॉर द इकोनॉमिक रिसर्जेंस ऑफ द कंट्री, इसको ऐसा क्यों बोला गया, वो जो हमारा DIIMC जो बन रहा है यहाँ से होके गुजरेगा, उसकी सारी कमांडिंग ये GTC से होगी, तो मतलब कितना जबरदस्त तरीके से वो डेवलप होने वाला है, ये हमारी सोच से भी परे होगा, ये सारा कमांडिंग यहाँ होगा। सो अगर हम इसकी बात करें रोड की, तो 250 मीटर 10 ले एक्सप्रेस वे बनेगा, इंडिया वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे इन धोलेरा, जो धोलेरा में डेवलप होने वाला है। एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट रहेगा इन धोलेरा, SIR मल्टीपर्पज कॉरिडोर, जहाँ पर बाइसिकल ट्रैक्स रहेंगे, सर्विस रोड्स रहेंगी, शेडेड एंड फ्रेंडली वॉकवेज रहेंगे, कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय CCTV, और पूरा पूरा सिटी जो है वो सेंसर के द्वारा, यानी कि छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर छोटा कहीं पर हुआ तो वो रीडिंग में सेंसर के थ्रू पता चल जाएगा, और वहां पर आप सोचिए वो किस इमरजेंसी के द्वारा वहां पर, या मतलब फायर ब्रिगेड या कोई भी रेस्क्यू एक्शन वहां पर कितना फास्ट लिया जा सकेगा। इस तरीके से वहां पर अगर वो इंडस्ट्री के लिए जो मैंने एक्टिवेशन जोन बताया, ये धोलेरा इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप हो रहा है, वहां पर अगर वो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो वहां पर जो काम करने वाले लोग होंगे, ऐसे वैसे लोग तो आएंगे नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स वहां पर आएंगे, तो वो लोग जो आएंगे उनके रहने के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल एमिनिटीज, उनके लिए स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें भी वहां पर कितने अच्छे से डेवलप होने वाली है। तो ट्रू बेंचमार्क होगा, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं ना, जैसे कि किसी भी सिटी में, अभी बहुत सिटियां तो बहुत सारी है, स्मार्ट सिटी हमारे इंडिया में मोदी साहब ने भी डिक्लेयर की, बहुत सारी डिक्लेयर की है, लेकिन हम लोग ये धोलेरा की ही बात इतना अच्छे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होगा, इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन फील्ड। तो यहाँ का जो सिस्टम रहने वाला है, जो एक सिटी को डेवलप करने के लिए रहता है ना, जैसे कि अगर मैं रोड डिजाइन की बात करूं, तो वो सिर्फ इंडिया का स्ट्रक्चर नहीं, उसके लिए कितने सारे मास्टरमाइंड लगा के अलग अलग कंट्रीज से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर रोड के डिजाइन, यानी कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसी कंट्रीज से ऐसे माइंड को लेकर यहाँ पर काम किया जाए, काम हो रहा है। जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वो बहुत अच्छे से होने वाला है,
पावर की बात करें, वेस्ट की वाटर सप्लाई की बात करें, अर्बन प्लानिंग की बात करें, स्ट्रॉम वाटर को जो हार्वेस्ट करने वाले हैं उसकी अगर बात करें, तो ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी उठाई गई है, अलग अलग कंट्रीज से उसका समावेश हमने यहाँ पर किया है, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बेंचमार्क। सो वी आर सो लकी। तभी तो मैंने बोला ना कि ग्रीन फील्ड, अभी ग्रीन फील्ड होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, तो वो किस तरीके से होगा, जैसे कि रोड स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ऑल सर्विसेज यूटिलिटीज अंडरग्राउंड, वो अंडरग्राउंड रहेगी, जैसा कि हम इस पिक्स में भी देख पा रहे हैं ना, फोटो में हमें दिख रहा है कि गैस पावर वाटर सब के लिए पॉल्यूशन फ्री सिटी भी रहेगी, जहां पर ये सारी एम्यूनिटीज होगी। तो यहाँ पर मेट्रो, मतलब मेट्रो, हमारी बड़ी बड़ी 4 मेट्रो सिटियां हैं, वहां पर मेट्रो स्टेशन रहते हैं, तो धोलेरा जैसी सिटी में भी हम मेट्रो के बिना तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर न्यू रेल लाइन फ्रॉम भीमनाथ टू धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। धोलेरा रेलवे स्टेशन प्रपोज इन DSIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विल बी कनेक्टेड टू भीमनाथ रेलवे स्टेशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी मैंने आपको बात की थी कि DFC इज 1.5 आवर्स फ्रॉम धोलेरा। सो ये तो मैंने बहुत सारी बात की कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है, एयरबस, एयर बोइंग वगैरह वगैरह, लेकिन अगर एक हम छोटे से प्लांट की अगर हम बात करें, है ना, छोटा सा विलेज है गुजरात का सानन, ठीक है, जहां पर कि 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट ओपन हुए थे, जिसका प्राइस 2010, राइट, लेकिन वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आया नैनो का, है ना। कब आया था नैनो का प्लांट? वहां पर पहले प्राइस क्या थी 2010 में, और अभी का प्राइस कितना है, लगभग 14 लाख, है ना, और इससे भी ज्यादा ये करंट प्राइस है। तो ये एक नैनो का छोटा सा प्लांट है, जिसकी 10 साल के अंदर 20 टाइम रेट चले गए। तो अगर हम धोलेरा की बात करें, जैसे 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया, वहां आज खेती मुश्किल, और जहाँ 450 इंडस्ट्रीज वहां पर लगी, है ना। तो आप लोग, जो लोग नए हैं, क्या हैंड रेज करके बताएंगे कौन कौन लोग नए हैं अभी यहाँ पर, और कौन कौन लोगों ने वहां पर विजिट कर लिया है, कितने लोग न्यू हैं? ओके ओके ओके। सो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग भी धोलेरा जो है वो विजिट करके आए, और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं हमारे बीच में जो धोलेरा को विजिट भी करके आ चुके हैं, और वहां पर उस फ्यूचर को भी देख के आ चुके हैं, है ना, जैसे कि मैं भी गई थी। तो यस, तो हम में से कौन कौन लोग अभी यहाँ जितने भी लोग हैं ना, कितने लोग न्यू हैं जो बिल्कुल फ्रेश आज ही इस मीटिंग के अंदर आए हैं? कोई न्यू पर्सन है? ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज नए हैं, है ना। अभी हम आप लोगों को उन लोगों से मिलवाएंगे जो वहां पर विजिट करके आ चुके हैं, वो वहां पर देख के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो जो कोई कुछ लोग हैं जो यहाँ पर विजिट करके आए हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं उनसे उनके एक्सपीरियंस जान पाऊं। आदिश राज जी सर, आप हैं कॉल पे? यस, डार्विन सर ने हैंड रेज किया है, सो यस सर। हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा गुड है? इवनिंग सर। यस यस यस। हाँ मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया दुलारा के बारे में। तो मैंने आज से 8 महीने पहले मैंने दुलारा विजिटिंग किया था। जैसे कि मेरे दोस्त थे नंगाराम जी, उन्होंने मेरे को बताया थे, तो मैंने विजिटिंग किया, वहां जाके देखा मैंने बहुत, जैसे वहां के एयरपोर्ट का काम देखा मैंने, पावर प्लांट का काम देखा, और वाटर ट्रीटमेंट का प्लान देखा, तो वहाँ एक्चुएशन जोन का विजिटिंग किया, तो मेरे को वहाँ का पिक्चर पता पड़ गया।
तो वो मेरा कोई जल्द मतलब लेट नहीं किया मैंने, इमीडिएट मैंने इसको एक्शन लिया। मैंने वहां पे मैंने एक प्लॉट खरीदा मैंने 8 महीने पहले। तो मेरी एक पार्ट फैमिली का एक पार्ट बन गया। उसके बाद मेरे 2 ट्रिप भी मेरे मेरे के फैमिली के साथ दुबई भी जाने का मौका मिला, बैंकॉक भी जाने का मौका मिला। मैंने एक बात सोच लिया था उस टाइम। तो मेरा एक 90 नंबर का प्लॉट था मेरा। मैंने 8 महीने पहले नहीं लेता होता था, क्या वो प्लॉट के मेरे लिए रुक जाता है क्या? नहीं रुकते ना, मतलब वो प्लॉट तो कोई ना कोई तो ले, कोई ना कोई तो लेगा। जैसे वो अपना अमेरिका तो एमडी सर अभी लास्ट मंथ दुबई भी जाके आए, ओमान भी जाके आया, पर वर्ल्ड वाइड से वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी के बार बार नहीं मिलते। तो मैंने उस टाइम 8 महीने पहले मैंने उस टाइम उसको ग्रैब किया, मैंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया। तो उसको मैंने कोई फायदा भी मिल रहा है मेरे को, उसका जो बेनिफिट्स है मेरे को मिल गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मतलब वह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर अच्छा है। जैसे दुबई जब भी जाके आया, दुबई का जो वहाँ के जो देखा मैंने, रोड्स वगैरह देखा मैंने वहाँ का। वहाँ एक चीज देखा मेरे को, पुलिस बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे दुबई में। तो यहाँ भी ऐसे होने वाला है, एकदम रडार से कनेक्टेड होगा वहाँ पे, सब कुछ हाईटेक होगा। तो ऐसे सिटी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पर मैं भी बताना चाहूँगी अपना, क्योंकि डार्विन सर को देख के ही मैंने भी यहाँ पर डिसीजन लिया था, क्योंकि सर देख के आए थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि सर आप कहाँ गए थे। तो सर ने मुझे बताया कि मैडम मैं एक प्रोजेक्ट को देख के आया हूँ। तो उसके बारे में मैंने मुझे बताया, और मैंने गूगल पे भी सर्च किया। आप सब लोग जो लोग भी नहीं, जरूर आज गूगल पे देखिएगा। जैसा कि एबीसीडी बिल्डिंग बताया ना, अगर आप अभी डालेंगे ना, तो वो आपको बताएगा एबीसीडी बिल्डिंग, जिसकी मैंने एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पर स्लाइड में बताई। लेकिन आपको जो गूगल पे बता रहा है ना, वो हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि एबीसीडी बिल्डिंग इस तरीके से वहां पर बन चुकी है। यानी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। और मैं कम से कम एक बार नहीं, बहुत बार वहां पर विजिट पे गई, 2 से 3 बार। जितनी बार गई उतनी बार कुछ ना कुछ नया बन के खड़ा हो जाता है ना। 90 करोड़ का जो वो ट्रीटमेंट प्लांट है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सर को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा, तो मुझे भी लगा कि हाँ, यहाँ फ्यूचर है और कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में है तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब में सारी चीजें तो नहीं हो पाती, लेकिन अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट का अगर एरिया मिलता है तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए, है ना। तो वही मैंने किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मुझे ये अच्छा लगा और मुझे वाकई में इसका फ्यूचर लगा, आप सब भी जानते हो, जब हमें अच्छा लगता है, उसका फ्यूचर दिखता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तभी हम फैमिली एंड फ्रेंड्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दिया कि नहीं आप लो आप देखो। मैंने पहले खुद लिया, देन मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स को मैंने सजेस्ट किया। जब उन लोगों ने लिया, तब जाके आज मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं यार, जब मेरा फायदा हो रहा है, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स का फायदा हो रहा है, तो क्यों ना मुझे सबको बताना चाहिए। मेरा काम है कि मैं एक बार इंफॉर्मेशन तो दूं, करना ना करना एक अलग बात है। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, जिन्होंने लेट किया फिर वो लेट ही रह जाएंगे। जैसा कि वो कहते हैं ना कि भैंस जो है वो काले रंग की है और हरे रंग की घास खाती है, और वाइट दूध ही क्यों देती है। अगर ऐसा सोचने वाले लोग हों ना, तो वो फिर वो रिसर्चर बन जाते हैं। और हम जैसे लोग हैं जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर वो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मैंने जब उनको बोला था पहले, तब वो कनेक्ट नहीं हुए, तब प्राइस हाइक नहीं हुए थे। और अभी वो लोग मुझे बोल रहे हैं आप क्या कर रही हो, क्योंकि सर रिसेंटली मैं भी थाईलैंड जाके आई, और जब वो फोटोज मैंने स्टेटस पे लगाया तो सब कॉल आने लगे, क्योंकि सर गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करें। और जब इंटरनेशनल ट्रैवल किया, तो जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, तो वहां से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि नहीं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। सो मेरी तरफ से सबको यही मैसेज जाएगा कि हाँ, मेरी वो फ्रेंड जिन्होंने लेट किया, तो उनको तकरीबन तकरीबन 2 से 3 लाख का नुकसान हुआ। तो सबसे ये रहेगा मेरा एक मैसेज है छोटा सा, कि हाँ, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है और आपको बताया गया है और अगर उसका फ्यूचर ब्राइट है, तो जरूर आपको आज क्या उनके साथ बैठ के जरूर प्लान करें,
पूरा बैठ के देखें कि हाँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप देखने के बाद में डिसीजन लीजिए कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट को अभी जितना आप समझ पाए हो वेल एंड गुड, नहीं तो जिसने भी आपको ये लिंक दिया है या फिर जो भी आपके वेल नोन पर्सन है आप उनके साथ बैठ के जरूर एक बार डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि प्राइस अभी होली के बाद में बहुत जल्दी हाइक हो जाने वाले हैं। मतलब बहुत जल्दी हाइक होंगे और हम तब पछतावा ही करेंगे कि हमने पहले क्यों नहीं किया उसको। राइट, यहाँ पर आदिश सर हैं शायद या फिर संतोष परमार सर हैं, वो भी शायद कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। सो हम उनके एक्सपीरियंस भी सुनेंगे क्योंकि सर मेरे ही साथ गए थे प्लान विजिट करने। सो यस सर, संतोष सर। गुड इवनिंग मैडम। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और मैडम ने आपने कहा था कि साथ साथ गए थे, तो राइट, हम मैडम और सब साथ साथ गए थे। और वहाँ जाके हमने देखा कि एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट का काम चल रहा है। 10 एक्सप्रेस वे रोड एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसके बाद में फिर आगे जाते हैं तो एबीसीडी बिल्डिंग, जैसे मैडम ने इसमें बताई है, एबीसीडी बिल्डिंग बन चुकी है। इसके बाद फिर हम आगे जाते हैं तो 6 किलोमीटर का जो रिवर है वो रिवर बन के तैयार हो गई है। और करीब हम 2 घंटे वहाँ पे विजिट करें, 2-2.5 घंटे विजिट करें, तब भी हम पूरा नहीं देख पाते, इतना डेवलपमेंट धोलारा में हो गया है। और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जैसे मैडम ने कहा कि जितना लेट करेंगे इतना इसकी प्राइस हाइक होती जाएगी और हम फिर बाद में पछताएंगे कि यार शायद हमने उस समय ले लिया होता तो बढ़िया था। और हम और मैडम साथ साथ ही गए थे। उस टाइम था 10 लाख रुपए, 10,60,000 रुपये, और अभी शायद 12,60,000 रुपये। तो 2 लाख 3 लाख का हाइक तो अभी 6 महीने में हो गया। और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, जैसे मैडम बता रहे हैं, जैसे मैडम ने सारे पिक्चर्स में बताया है। इसलिए और कहते हैं कि किस्मत दरवाजा एक बार खटखटाती है और बदकिस्मती बार बार आती है। तो जब आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसको समझना चाहिए और धोलेरा में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थैंक यू मैडम। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सो यहाँ पर जिस तरीके से हमने संतोष सर के एक्सपीरियंस सुने, हम लोग साथ में थे सर और हम लोग कनेक्ट थे। सर मुझसे पूछ रहे थे मैडम आपने किया, मैडम आपने किया, मैडम आपने किया, तब तक मैं कर चुकी थी। और सर को, सर ने मुझसे भी कंफर्मेशन लिया। मैंने बोला सर कर लो, अब नहीं सोचना। अब सोचे तो हम लोग शायद आने वाले टाइम में बिल्कुल ले ही नहीं पाएंगे, सोचना भी मत। मेरा कंसर्न क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मैंने एक चीज देखी थी वहां पर कि अभी क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज पर है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वहां भी मेरी औकात है कि मैं ले सकती हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में जब यहाँ फुल डेवलपमेंट होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया दिल्ली वाला है ना, उस एयरपोर्ट के पास में अगर आप अभी सोचो कि मेरे दिल्ली वाला कार्गो वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी 5 से 10 किलोमीटर एरिया में भी अगर मैं 1 स्क्वायर फीट जमीन भी खरीदने जाऊं तो वो 2 से 4 लाख में पड़ेगा। 1 स्क्वायर फीट की बात कर रही हूँ। सोचो धोलेरा जैसी जगह जहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा बड़ी बात मत करो, वेदांता ग्रुप है ना, सबने नाम सुना है, वेल नोन कंपनी। सिर्फ एक दिन स्टेटस डाला था मैंने कि 1.5 लाख करोड़ का प्लांट गिरने वाला है और 2025 से प्रोडक्शन स्टार्ट है। माय गॉड, दिन भर मेरे को सिर्फ कॉल ही आते रहे, मैडम क्या है, मैडम क्या है ये एक की बात कर रही हूँ मैं। तब भी मैंने दिमाग लगाया कि भैया बाद में तो मेरी औकात होने वाली नहीं है कि मैं वहां करोड़ों में प्लॉट खरीदूंगी। आज अगर मुझे 5 लाख 10 लाख में मिल रहा है, कैसे भी करके ले लो, तो आगे आने वाले टाइम में यही प्लॉट मुझे सब कुछ लाके देने वाला है। सो आई एम लकी दैट टाइम। थैंक यू सो मच माय स्पॉन्सर, और थैंक यू सो मच राजीव सर कि उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट करते हुए हम सबके साथ में हमें वो एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वाला एक फीलिंग दे के हमको आगे बढ़ाने की जो कोशिश की, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, सर ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो हमारे लिए लाइंड अप है, और बहुत सारी चीजें ऐसी सरप्राइजिंगली है जो हमें पता भी नहीं है जो हमारे साथ में हो रही है। और एग्जैक्टली मेरे साथ में ऐसा ही हुआ जब मैं फॉरेन ट्रिप पे गई थी। लिटरली ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था, मैं नहीं सोच सकती। मैंने पासपोर्ट भी, मतलब ऐसा था कि इधर जाना है मीनाक्षी को, और वो 1 घंटे पहले मेरे पास पासपोर्ट आ रहा है। कितनी जद्दोजहद की, रात को 12 बजे पासपोर्ट ऑफिसर को कॉल किया मैंने, रात को 12 बजे, कैन यू बिलीव, रात को 12 बजे मतलब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो लिंक निकाल ही लेते हैं सर, कहीं से भी लाना है तो वो पासपोर्ट भी लेके आए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई कैसे,
क्योंकि सर का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मतलब आप धोलेरा में प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मिरिक ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि राजीव सर ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है सभी को, नॉट ओनली वन, वो सभी के लिए बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत पोलाइट पर्सनालिटी है, और काफी सारी चीजें उन्होंने लाइंड अप करके रखी है। लिटरली वो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग होता है, हर बार मैं सरप्राइज हो जाती है, अरे सर ने ये भी कर दिया। सो वी आर लक्की कि हम बहुत अच्छे पर्सन के साथ में कनेक्टेड है और बहुत अच्छी कंपनी में आ चुके हैं, है ना, कि वो हमारी सारी चीजों को देखते हुए हमें इस तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। मैंने शायद बहुत ज्यादा समय तो नहीं लिया है ना आपका, तो हम यहाँ पर कॉल को वाइंड अप करेंगे, राइट। और अगर कोई अपनी विलिंगफुली अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वैसे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अगर आप विलिंगफुली आ जाएंगे तो शायद हमें ज्यादा खुशी होगी। कोई बताना चाहे कि आपने अपना शुरुआत धोलेरा में किस तरीके से किया, ताकि नए लोगों को वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीव आ जाए कि हाँ, ये लोगों ने किया तो शायद मुझे भी जाके देखना तो चाहिए, करना ना करना तो बात की बात है। आदिश राज सर, आप कॉल पे हैं? आदि सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपको ऑप्शन गया है। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी सर, यस परफेक्ट। यस यस। अच्छा अच्छा। आज आपने क्लास बहुत अच्छे से लिया मैडम, मीनाक्षी मैडम ने, और बहुत अच्छे से समझाया धोलेरा के बारे में। हेलो। यस यस, बताएं सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है बहुत परफेक्टली। हाँ, तो मैडम क्या बताना है? हाँ, आपने किस तरीके से शुरुआत किया, वहां पे क्या ऐसा फ्यूचर देखा और क्यों जल्दी से किया, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, टाइम क्यों नहीं लगाया, फटाक वहां पर क्यों कर लिया, हाँ आपको ऐसी हाँ क्या चीज लगी? हाँ मैडम, मैंने इसमें जल्दबाजी इसलिए करी मैडम, देखो कि मैं रिटायर होने वाला था अगस्त में। तो मई जून में मुझे इस स्कीम के बारे में पता चला, और इसमें मेन अट्रैक्शन था कि 1.5% रिटर्न था। तो मैंने देखा कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस कोई इतना रिटर्न देता नहीं है। तो हमारे नंगाराम जी भाई साहब है, उनके थ्रू मैंने ये प्लान को समझा। उन्होंने ही मुझे ये प्लान बताया। तो मैं तो देखने भी नहीं गया पहले, तो मैं तो ऑफिस में हम साथ ही बैठते, नंगाराम भाई साहब, मैं और वीरेंद्र जी, सब हम साथ ही बैठते। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्लॉट है, ये साइज है, और इसमें 1.5% रिटर्न मिलता है। तो बस मैंने वही हाँ कर दी, और मैंने वहां पे 2 प्लॉट बुक कर दी बिगर देखे ही। मैंने सिर्फ रिटर्न का देखा कि रिटर्न अच्छा रहा, 1. कोई भी बैंक पोस्ट ऑफिस इतना रिटर्न नहीं दे, और मैं रिटायर होने वाला हूँ। पहले मैंने प्लॉट लिया, फिर उसके बाद मैं देखने गया मैडम। तो आज करीब मेरे 30,000 परफेक्ट सर, रुपये, परफेक्ट। तो मैंने अपनी वाइफ को भी दिला दिया एक प्लॉट। तो करीब 25 से 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, और आराम से अच्छा रिटर्न आ रहा। बैंक में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमेशा। ट्यूसडे को बैंक के क्रेडिटेड, इतना खुश होता हूँ मैं, वो जो स्टेटमेंट आता है ना, योर बैंक अकाउंट नंबर हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो। अनबिलीवेबल। तो इतनी खुशी होती है कि उस समय राजेल सर सामने आ जाते हैं, यार कितना बढ़िया राजेल सर ने ये प्लान किया है। मतलब हमारा जो फ्यूचर है, लाइफ है, वो एकदम अब स्मूथ चल रही है इसके थ्रू। कोई सोचना नहीं पड़ रहा है। वो परफेक्ट। क्योंकि क्योंकि बैंक पोस्ट ऑफिस और कहीं भी इतना सेविंग कोई इतना रिटर्न दे नहीं रहा मैडम। यस सर, बिल्कुल आई और एग्री एकदम विद यू। बिल्कुल, बिल्कुल सर। है कि नहीं मैडम? यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो ये